3 दिन मैके में गुजारती और जब वापस आती तो इतने पैसे लाती कि मेरी माँ भी उसे कुछ न कहती। मैं भी खूब अय्याशी करता। लेकिन एक दिन अपने दोस्त के फ़ोन में अपनी बीवी की ऐसी तस्वीर देखी कि दिमाग घूम गया। गुस्से से बीवी के मैके गया, लेकिन जो ही ससुराल में कदम रखा तो होश फना हो गए, क्योंकि मेरा नाम फैज़ान है, मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नाजायज़ काम को भी जायज़ समझ कर करते हैं और पैसा कमाने की धुन में सही गलत का फ़र्क ही भूल जाते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद हलाल हराम की पहचान नहीं रखते और अपने मकसद की तकमील के लिए दूसरों को अपनी चालों में उलझाकर बेवकूफ़ बनाए रखते हैं। हम 2 भाई थे, अभी बहुत छोटे थे जब मेरे अब्बा हमें छोड़कर दुनिया से चले गए। हम बाप के साए से महरूम हो गए। बाप के बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरती है। अब्बा के जाने के बाद रिश्तेदारों ने अम्मा से कहा कि तुम अभी जवान हो, शादी कर लो, इस तरह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सहारा मिल जाएगा। लेकिन अम्मा ने कहा, मेरे बेटे ही मेरी कुल कायनात है, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। अम्मा ने अपनी जवानी हम पर कुर्बान कर दी। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बस अपनी औलाद के लिए सोचा। लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, कभी मुड़कर नहीं देखा था। मैंने अम्मा को हमेशा सब्र करते देखा। मेरे ददियाल में चचा और फुप्पो थे, जिन्होंने अब्बा के जाने के बाद कभी आकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था कि किस हाल में है और कैसे। मुझे याद है, एक दफ़ा मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। मैं और अम्मा अस्पताल में भाई के पास थे। तब भी किसी रिश्तेदार ने आकर खैरियत तक नहीं पूछी थी। मेरी माँ तन्हा हर मुश्किल से लड़ती रही। मैंने अक्सर माँ को हम सबसे छुपकर रोते हुए देखा था। अम्मा कभी हमारे सामने नहीं रोती थी कि कहीं उनके बच्चे अपनी माँ को कमज़ोर न समझें। मैंने हमेशा अम्मा को मजबूत बनकर हालात का मुकाबला करते देखा था। शौहर के बिना ज़िंदगी गुजारना, औलाद को तन्हा पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा था अब्बा के जाने के बाद कैसे उन्होंने हमें पाला, पढ़ाया लिखाया। अम्मा कहती, अगर कभी तुम्हारे चचा या फुप्पो भूल कर हमारी तरफ आ जाएं तो उनकी इज्जत करना, ये सोचकर कि वो तुम्हारे अब्बा के बहन भाई हैं। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी तरबियत पर कोई सवाल उठे। मैंने कहा, अम्मा मुझे इन बेनाम रिश्तों से नफरत है, मैं तो उनको देखना भी नहीं चाहता। उनसे बात करना और उन्हें इज्जत देना तो बहुत दूर की बात है। अम्मा ने कहा, तुम अपने गुस्से पर काबू रखा करो, वक्त एक जैसा नहीं रहता और तुम कोई बात मुझ से नहीं निकालोगे। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा मुझ में आपके जितना हौसला और बर्दाश्त नहीं है। अगर कभी ऐसा दिन आया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे बचपन से लेकर अब तक का सफ़र आपने कैसे तय किया है। अम्मा ने कहा, जो भी है, मैं तुम दोनों को हर हाल में सब्र करने की तलकीन करती हूँ। मुझे इन रिश्तों के जिक्र से भी नफरत थी, मगर अम्मा अब्बा की खातिर उनके खून को उनके अपनों से अच्छा सलूक करने का कहती। मेरे भाई को दीनी तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। वो आलिम दीन बनना चाहता था, इसीलिए उसे मदरसे में भेज दिया था। मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई। मैं नौकरी की तलाश में था। अल्लाह ताला ने मेरी माँ की दुआ सुन ली और मुझे एक अच्छी जगह पर मुलाजमत मिल गई। सैलरी भी अच्छी थी। हमारे घर के हालात अब बेहतर हो रहे थे। एक दिन मैं काम से वापस घर लौटा तो सामने कुछ मेहमान बैठे थे, जिनको देखते ही मुझे अपना गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। वो चचा और चची थे। मुझे देखते ही चची मेरे सदके वारे जाने लगी। चचा भी बहुत खुश होकर मिले। अम्मा मुझे इशारे से चुप रहने का कह रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। उनसे मिलकर मैं अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि चचा चची का यूं प्यार जताना और इतने साल गुजरने के बाद आज हमारा ख्याल आना, ज़रूर इस सब के पीछे उनका कोई अपना मकसद होगा, मफाद होगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इन रिश्तों के इतने बदलते रवैये देखे थे कि अगर आज वो हमारे घर साफ नीयत से भी आए फिर भी मैं यकीन नहीं कर सकता था। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा से पूछा, चचा को कैसे ख्याल आ गया हमारा? अम्मा ने कहा, आखिर तुम उनके भाई का खून हो, याद तो आनी ही थी ना। मैंने कहा, अम्मा ऐसा नहीं हो सकता। जब वक्त था हमें उनकी ज़रूरत थी तब भी हम उनका खून थे, उनके भाई की औलाद थे। तब तो उन्होंने हमसे ऐसा मुंह मोड़ा कि कभी पलटकर खबर तक नहीं ली थी। और आप कह रही हैं कि भाई की औलाद की मोहब्बत खींच लाई। आप माने या ना माने, बात कुछ और है जो जल्द या देर ज़रूर सामने आएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। कभी चचा कॉल करके हाल अहवाल पूछते तो कभी चची। और एक दिन जब चचा की बेटी ने मुझे कॉल की तो उस वक्त मुझे सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि चचा अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करना चाहते थे, जबकि चची ने तो उसका रिश्ता अपने भाई के घर तय किया हुआ था। चची अब बाकायदा इस मौजू पर अम्मा से बात करने घर पहुंच गई थी। और चची मेरी इतनी खबर रखती थी कि उन्हें यह भी पता होता था कि मैं कब घर पर होता हूँ और कब नहीं। उस दिन भी जब वो घर आई तो मैं घर पर मौजूद था। चची ने अम्मा से कहा, बेटी की माँ होने के बावजूद मैं खुद तुमसे अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आई हूँ। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन आपने तो अपनी बेटी का रिश्ता उसके मामू के यहाँ तय किया हुआ था। चची ने कहा, बस क्या बताऊँ, मेरे भाई का बेटा नशा करने लगा है। उसे ना कमाने की होश है न खाने की। फिर तुम खुद सोचो, अब सब कुछ जानते हुए मैं कैसे अपनी बेटी को जहन्नुम में धकेल सकती हूँ। बस अब तुम मेरा मुंह मीठा करवा दो। मैं अपनी बेटी का रिश्ता फैजान से तय करती हूँ। आज से मेरी बेटी तुम्हारी अमानत है, जब चाहे ले जाना। अम्मा ने चची से कहा, लेकिन मैंने तो अभी आपको कोई जवाब नहीं दिया। आप खुद से कैसे फैसला कर सकती हैं? और अभी फैजान से भी नहीं पूछा। मुझे कमरे तक आवाजें आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि अभी जाकर चची को 2 टोक सुना दूं, फिर अपनी माँ का ख्याल आ जाता। चची ने कहा, बस तुम रहने दो, ये हमारा खून है, इन पर हमारा हक है। ये कैसे इनकार कर सकता है? हम चाहते हैं कि इस तरह से रिश्तेदारी से सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे।
अम्मा ने चची से कहा, आप कैसे मेरे बच्चों पर अपना हक जता सकती हैं? आप मेरे घर आई, मैंने फैजान के अब्बा की वजह से आप लोगों को इज्जत दी, तो आपने इसका ये मतलब निकाला कि मैं सब कुछ भूलकर चुपचाप अपने बेटे का रिश्ता कर लूंगी? अम्मा की बात सुनकर मुझे अम्मा पर दिलो जान से प्यार आया कि शुक्र है मेरी माँ ने आज इनको इनकी औकात दिखा दी। फिर अम्मा ने चची से कहा, आप मेरे घर मेरे बेटों से मिलने तो आ सकती हैं, लेकिन ये रिश्ते वाली बात अपने जहन से निकाल दें और दोबारा कभी ऐसा सोचिएगा भी मत। चची ने खड़े होते हुए कहा, इसका मतलब है तुम अब तक पुरानी बातों को दिल से लगाए बैठी थी और हम समझे कि तुम सब कुछ भूल गई हो। लेकिन चची ने अपना आखिरी दाव भी चलाया और बहुत नरमी और मोहब्बत से अम्मा को कहा, तुम हमारी इज्जत हो। मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनी बहन बनाकर आज अपनी बेटी की बात करने आई थी। तुम जितना चाहे वक्त ले लो, मगर इस रिश्ते से इनकार मत करो। अम्मा ने कहा, मैं आपसे कह चुकी हूँ, आप वैसे जब चाहें आए, लेकिन रिश्ते वाली बात आप भी भूल जाएं। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। चची कमरे में आ गई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, फैजान बेटा, तुम अपनी माँ को समझाओ, हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं जो आज ये ऐसे हमसे रिश्ता तोड़ रही है। तुम यकीन जानो, मेरी बेटी इस घर को जन्नत बना देगी। मैं इतना जहेज दूंगी कि तुम्हारा घर भर जाएगा। मैंने चची से कहा, आप शुक्र करें कि मैंने आपको आपके किए गए सुलूक याद नहीं करवाए। अब तक आप मेरे घर में खड़ी हैं, इसीलिए आपका लिहाज किया, मगर लगता है शायद आप भूल चुकी हैं। तो चलें, आपको एक छोटी सी झलक बीते वक्त की दिखा देता हूँ। आपको याद है वो दिन जब मेरी माँ हमें लेकर धक्के खा रही थी और चचा से कहा था कि कुछ रकम हमें उधार दे दें, हम आपको लौटा देंगे। लेकिन आपने मेरी माँ से कहा कि इन्हें पैदा करने का पता था, अब संभाल नहीं सकती, मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं हैं जो तुम्हें देकर जाया कर दें। उस दिन रास्ते में मेरी माँ एक रिक्शे से टकरा कर गिर गई, इनके सर पर चोट लगी थी। मैं पीछे आपके घर की तरफ आया, आपसे कहा, चची मेरी मदद कर दें, मेरी माँ के सर से खून निकल रहा है। लेकिन आपने कहा, चोट ही लगी है ना, मर तो नहीं गई, और हुंकार भरते हुए मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। क्या तब मैं आपका खून नहीं था? चची ने कहा, बेटा वो तो बहुत पुरानी बात है, मैंने सब गुस्से में बोला था, तुम सब भूल जाओ। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं भूला और न कभी भूल सकता हूँ। तलवार से लगाए हुए जख्म बढ़ सकते हैं, लेकिन जबान की तेजी से लगाए गए लफ्जों के जख्म, जिनके निशान आज भी मेरे दिल पर मौजूद हैं, वो कभी नहीं मिटेंगे। और आपने जो बात की इस घर को जन्नत बनाने की, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी माँ की वजह से ये घर पहले ही जन्नत है। मुझे आपकी और चचा की हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। चची ने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस बेगैरती को भूलूंगी नहीं। तुमने और तुम्हारे बेटे ने जो मेरी खातिरदारी की है ना, याद रखना, आज नहीं तो कल मेरी बेटी ही इस घर की बहू बनेगी। फिर देखना तुम्हारा ये बेटा खुद कहेगा कि इसे मेरी बेटी से शादी करनी है और तुम अपने हाथों से मेरी बेटी को ब्याह कर इस घर में लाओगी। अम्मा ने कहा, अब आप जा सकती हैं, अपनी खुशफहमी अपने पास संभाल कर रखें। चची बहुत नफरत से देखती हुई चली गई। पता नहीं ये रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं कि जब हमें इनकी जरूरत होती है तब ये हमें धुतकार देते हैं, और जब इनका अपना मतलब हो तो कैसे इनको हमारी याद आ जाती है। कल तक मेरी माँ और हम इनकी नज़र में कुछ भी नहीं थे, और आज जब हमारा वक्त बदला तो इनको अपनी बेटी का सुख यहाँ खींच लाया। चची ने झूठ बोला कि उनके भाई का बेटा जिससे उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया वो नशा करता है। एक दिन वो लड़का मुझे रास्ते में मिला, उसने कहा, भाई साहब आप अपनी चची की बातों में मत आ जाना, वो बहुत ड्रामेबाज औरतें हैं। उनकी बेटी किसी को पसंद करती थी, उसके साथ घर से भाग भी गई थी, लेकिन जिसके साथ गई थी उसने कुछ ही दिन बाद उसे छोड़ दिया और निकाह भी नहीं किया। वो घर वापस आ गई है। उन्होंने समझा कि हमें इस बात का इल्म नहीं है, तो चलो किसी और का गुनाह इसके सर डाल देते हैं, मगर हम तो सब कुछ जानते थे। अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहे, इसीलिए उनको रिश्ते से इनकार कर दिया था। मैं उस लड़की को जो चची का भतीजा था उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। चचा चची इस कदर गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। कुछ दिनों से चचा की बेटी मुझे मुसलसल कॉल कर रही थी। एक दिन मैंने तंग आकर कॉल उठा ली। मैंने कहा, तुम्हारा मसला क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? उसने कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप माने या ना माने मैं आप ही से शादी करूंगी, वरना मर जाऊंगी। मैंने कहा, तुम जैसी लड़कियां कभी नहीं मरती, जिसके साथ भागी थी उसकी वजह से तो नहीं मरी, और चली मुझे बेवकूफ़ बनाने। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया। चचा चची अब धमकियों पर उतर आए थे। अम्मा भी परेशान रहने लगी, इसीलिए अम्मा मेरे लिए लड़की देखने लगी। एक जगह अम्मा को एक लड़की पसंद आ गई। अम्मा ने कहा, वो बहुत नेक, पर्देदार और सुलझी हुई लड़की है। मुझे बताते हुए अम्मा एकदम से अपना सर पकड़ने लगी। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ आपको, तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा ने कहा, पता नहीं, जब से वहां से होकर आई हूँ रास्ते में भी मेरे सर को कुछ होने लगा था और अब फिर से। मैंने कहा, चले आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन अम्मा ने कहा कि हो सकता है कि सफ़र की वजह से ऐसा हुआ हो, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने अम्मा के माथे पर बालों के नज़दीक देखा तो एक नीला सा निशान नजर आया। मैंने सोचा कि शायद अम्मा कहीं गिरी थी और मुझसे छुपा रही हैं। अम्मा सो गई। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद लड़की की माँ खुद हमारे घर आ गई। मुझे उनका इस तरह अचानक आना कुछ अजीब लगा। वो बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी। अम्मा ने उस औरत से कहा, आप आने से पहले इत्तला कर देती तो मैं कुछ इंतजाम ही कर लेती। लड़की की माँ ने कहा, नहीं नहीं, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा कि आपके बेटे से मिलती चलूं, इसी बहाने आपका घर भी देख लिया। फिर उन्होंने कहा, मुझे अपना घर तो दिखाएं। अम्मा उन्हें लेकर घर दिखाने लगी। वो मेरे कमरे में जाकर अम्मा के साथ बैठ गई। अम्मा पानी लेने बाहर आई। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो औरत मेरे कमरे में है। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरी अलमारी खोलकर खड़ी थी। मैंने ताज्जुब से कहा, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा,
कुछ नहीं, बस तुम्हारा कमरा देख रही थी, फिर वो चली गई। मैंने उनकी इस हरकत का जिक्र अम्मा से किया। अम्मा ने कहा, बात तो हैरानगी वाली है, वो तुम्हारी अलमारी में क्या ढूंढ रही थी? फिर इस बात को मैं और अम्मा पता नहीं कैसे भूल गए। एकदम से मुझे उस लड़की जिसका रिश्ता अम्मा मेरे लिए देखने गई थी, उसका ख्याल बार बार मेरे दिल में आने लगा। यहाँ तक कि मैंने खुद अम्मा से कहा, मुझे उसी लड़की से ही शादी करनी है। अम्मा ने कहा, लेकिन तुमने तो उसे देखा भी नहीं है ठीक से, वो नेक और पर्देदार है, मगर मैं समझती हूँ कि जिंदगी तुमने गुजारनी है, इसीलिए पहले एक नज़र उसे देख लो। मैंने कहा, ठीक है, तो हम कल ही चलते हैं। अम्मा मेरी तरफ हैरान सी होकर देख रही थी। अगले दिन हम लड़की देखने चले गए। मैं उनसे ऐसे मिल रहा था जैसे बहुत पहले से उन्हें जानता हूँ। लड़की थी तो आम सी शक्ल सूरत की, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा तो मुझे कुछ याद नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसके बाद हम घर आ गए। अम्मा ने कहा, फैजान, मुझे तुम ठीक नहीं लगते। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या मतलब अम्मा, क्यों ठीक नहीं लग रहा? अम्मा ने कहा, तुम्हारा रवैया कुछ अजीब सा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा, अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो, बस शादी की तैयारियां करें। फिर घर में रौनक लग गई थी। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, मुझे एक बेचैनी सी रहने लगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं शादी पर खुश भी हूं या नहीं। फिर मेरी शादी उस लड़की जिसका नाम शाहीना था उससे हो गई। वो बहुत ही अच्छी थी। उसने आते ही घर को संभाल लिया, अम्मा की बहुत खिदमत करती, पानी तक अपने हाथों से अम्मा को देती। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो ये कि मेरी बीवी हफ्ते के 3 दिन मैके में गुजारती थी। मैं पूछता तो कहती कि मेरी अम्मा घर में अकेली होती है, इसीलिए उनके पास चली जाती हूँ। इस तरह उनको आसरा हो जाता है। मगर जब वो घर वापस आती तो इतने पैसे लाती कि मैं हैरान हो जाता। मेरी माँ भी उसे कुछ ना कहती। मेरी बीवी कहती, ये आपके लिए है, जैसे चाहे खर्च करें, मगर शर्त यह है कि मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मैंने कहा, लेकिन पता तो चले, तुम इतने पैसे कहाँ से लाती हो और क्यों, जबकि हमें इनकी जरूरत नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा तो एकदम से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। उसने कहा, मैंने इसीलिए कहा था कि मुझसे कोई भी सवाल मत कीजिएगा, मगर आप बाज नहीं आते। उस दिन के बाद पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। उस दिन के बाद मेरी बीवी फिर से पैसे ले आई। अब मैं भी खूब अय्याशी करता। पता नहीं क्यों मुझे ये याद ही न रहा कि मैं उससे पूछूं कि वो इतने पैसे कहाँ से लाती है। लेकिन एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने गया जो मेरे साथ ही जॉब करता था। मैंने अपने दोस्त के फोन में अपनी बीवी की ऐसी तस्वीर देखी कि दिमाग घूम गया। मैं उसी वक्त वहां से उठा और गुस्से में बीवी के मैके गया। लेकिन जो ही ससुराल में कदम रखा तो होश फना हो गए, क्योंकि वहां बहुत से लोग जमा थे और मेरी बीवी काले रंग का लिबास पहने, सर पर काले रंग की पट्टी बांधे, आंखें बंद करके कुछ पढ़ रही थी। उसकी वालदा जो मेरी सास थी, वो लोगों से ये कहकर पैसे ले रही थी कि अगर बीबी से जल्द इलाज करवाने के लिए तावीज लेना है तो पहले रकम जमा करवाओ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी काम जल्दी हो जाएगा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया था। मैंने जो तस्वीर अपने दोस्त के मोबाइल फोन में देखी थी, उसमें मेरी बीवी इसी हुलिये में बैठी थी। मेरी सास ने जब मुझे देखा तो अपना चेहरा छुपाने लगी। फिर उसने मेरी बीवी से कहा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें देख लिया है। वो भी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। मैंने गजबनाक होते हुए कहा, तुम दोनों कमरे में आओ। मेरे गुस्से की इंतहा नहीं रही। मेरी बीवी और सास कमरे में आ गई। मैंने कहा, ये सब क्या है? तुम ऐसे पैसे इकट्ठे करती रही और मेरे सामने ऐसी मासूम बनी रही जैसे बहुत नेक हो, और हमें एक बार भी नहीं बताया कि तुम काला जादू करती हो, और जब तुम ये काम करती हो तो शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरी बीवी ने कहा, मुझे माफ कर दें, मैं ये सब आपको पहले ही बता देना चाहती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसी वक्त मेरी माँ भी वहां पहुंच गई। अम्मा ने कहा, जब तुम्हारी शादी हो गई तो इसने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगी अगर उसे कुछ भी बताया। मैंने अपनी बीवी को थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम इतनी घटिया हो सकती हो कि मेरी माँ को बिना छोड़ा इन्हें भी डराने धमकाने लगी। अम्मा ने कहा, तुम्हारी सास जब हमारे घर आई थी, ये अलमारी से तुम्हारी कमीज चुरा कर ले गई थी, जिस पर अमल करके ये तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। ये सब मुझे तब पता चला जब तुम्हारी बीवी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। मैंने कहा, तो ये है तुम्हारी असलियत, मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। मेरी बीवी मेरे पाँव में गिर गई और मिन्नतें करने लगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दें, मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। मैं आपको पसंद करती थी। आपको हासिल करने के लिए मैंने आप पर और आपकी वालदा पर जादू किया था। मैं तो बहुत पहले से आपको देख चुकी थी और इसी वजह से रिश्ता भेजा था। मुझे माफ कर दें। मैंने कहा, तुम मुझे पसंद करती तो वैसे भी कह सकती थी। अब जो तुमने हराम काम किया है, इसके बाद अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तौबा करो और अल्लाह ताला से माफी मांगो। इस काम को छोड़ दो। मगर मेरी बीवी ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं इस काम को कभी भी नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, इसका मतलब तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन इस गुनाह को नहीं। तुम जानती हो तुम्हारे इस काम से तुम कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हो। जादू करने और करवाने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ये तो तुम जानती होगी। उसने कहा, मुझे ना तो कुछ जानना है और ना ही समझना है। मैंने कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही लेने आऊंगा। अब सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारना। मेरी बीवी जादू से बाज नहीं आई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती थी। सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं बार बार अपनी बीवी के पास जाता रहा कि ये सब छोड़ दो। उसे बहुत समझाया पर उसने मेरी बात नहीं मानी। और फिर मुझे पता चला कि चची भी मेरी अम्मा पर मेरी बीवी से ही जादू करवाती रही। चची ने जादू किया ताकि मेरी अम्मा पागल हो जाए और वो अपनी बेटी मुझसे ब्याह सके। अल्लाह ताला का करम था जो मेरी माँ उनके इस घटिया अमल से बच गई। मेरे चचा की बेटी फिर से किसी के साथ भाग गई। चचा को फालिज हो गया और चची पागल होकर गलियों में फिरती है।
ये दुनिया मकाफात अमल है, जिसने जो बोया है उसने वही काटना है। अम्मा मुझे कहती हैं कि दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं अपनी पहली बीवी का इंतजार करता रहा कि शायद किसी तरह वो अपने अमल से तौबा कर ले। 4 साल इसी तरह गुजर गए और फिर एक दिन मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ और वो मफलूज हो गई। जितना अरसा वो जिंदा रही और जितनी सांसें उसने ली वो सब शदीद तकलीफ में गुजरी। वो बात करना चाहती थी लेकिन उससे बोला नहीं जाता था, ना वो बिस्तर से उठ सकती थी। इसी तकलीफ और अजियत में वो दुनिया से चली गई। अम्मा ने मेरे छोटे भाई की शादी कर दी। वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो सही मानों में एक अच्छी बीवी और बहू निकली। फिर मेरे भाई ने जिद करके मेरी शादी अपनी साली से करवा दी। मेरे दिल में अभी भी एक खौफ और डर सा था कि पता नहीं मेरी दूसरी बीवी कैसी हो, कहीं पहले वाली जैसी ना हो। लेकिन उसने अपने अमल से साबित किया कि वो बहुत अच्छी बीवी है। उसके आने से मैं खुश रहने लगा था, जिंदगी को जीने लगा था। मेरी दूसरी बीवी ने मेरे माजी को भुलाने में मेरी बहुत मदद की और आज 7 साल बाद मैं किसी हद तक सब कुछ भूल चुका हूँ। मेरा एक बेटा है, उसके आने से मेरी जिंदगी में बाहर आ गई थी। मेरी माँ अपने पोते को देखकर जीती है, हर वक्त उसके साथ खेलती है, उससे उसकी जबान में बातें करती हैं। हम सब बहुत खुश हैं। जिन्होंने हमारे साथ बुरा करना चाहा उन्हें उनके किए की सजा मिल गई थी।